वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 4 से 5 एमसीक्यू के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो आपके साथ डिस्कस करने हम जा रहे हैं। इसमें पहले की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर के, उसके बाद से एमसीक्यू उस पर बेस्ड जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं उस चैप्टर में जो हमें जानना चाहिए था। सबसे पहला फैक्ट कि जेनेटिक्स क्या है, आनुवांशिकी क्या है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माता पिता या संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहलाता है। सिंपल मतलब है कि पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग है, संतान है, उनके बीच क्या समानता है, किस तरीके से गुण वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करें तो उसे आनुवांशिकी कहा जाता है। संतानों में पैतृक लक्षणों के स्थानांतरण को ही हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता के रूप में हम लोग जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने 1856 से 1863, यहाँ 800 हो गया है, के बीच मटर के उद्यान के पौधे को आधार बनाकर अपना शोध किया था और उसके हिसाब से कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के इन्हीं नियमों का प्रकाशन 1900 के आसपास में कॉरेंस, शेरमॉक और ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिकों ने दोबारा से सत्यापन करके किया, क्योंकि उस समय के जो विद्वान थे, कई विद्वानों को तो इसका पता भी नहीं चल पाया था, क्योंकि उस समय इतना स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जैसे मीडियाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। इसलिए दोबारा इसको सत्यापित करके इन्होंने उसको पब्लिश किया था। थॉमस हंट मॉर्गन, याद रखेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी का पिता कहते हैं और उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था फल मक्खी को आधार बना के। जी हाँ, ड्रोसोफिला के हिसाब से, फ्रूट फ्लाई के हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता ये मेंडल के नियम के अपवाद होते हैं, याद रहेगा। अपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सह प्रभाविता माने को डोमिनेंस, ये मेंडल के नियम का अपवाद होता है। संकरण के बाद जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संतानों में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है उसे आप अप्रभावी लक्षण के रूप में जानते हैं। अगला है वाल्टर सटन एवं थियोडोर वोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन और थियोडोर वेवोरी ने किया था। अगला है एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित वे जीन जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से पृथक हुए, उसी स्थिति में पीढ़ी हुए बिना होना चाहिए, उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं, ऐसी घटना को संलग्नता अर्थात लिंकेज कहा जाता है। अगला है आनुवांशिक विकार। तो वैसा विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है आनुवांशिक विकार कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेम टू सेम जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे ही जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार कहते हैं। हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलीसीमिया, ये सब मेंडलीय विकार के उदाहरण होते हैं। सब नाम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्पल में दे देता है कौन सा मेंडलीय विकार के उदाहरण है। जबकि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये गुणसूत्रीय विकार होते हैं, याद रहेगा। टर्नर, क्लाइनफेल्टर और डाउन्स ये गुणसूत्रीय विकार है, जबकि हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये सब थैलीसीमिया ये जो होते हैं ये मेंडलीय विकार के उदाहरण होते हैं। मॉर्गन और कैसल ने 1912 में अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान होने वाले गुणसूत्रीय हिस्से की अदला बदली की प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर नाम दिया था, याद रखेंगे। मॉर्गन और कैसल ने दिया था, किसने? क्रॉसिंग ओवर। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपिस्टेटिस, दूसरा है प्रभाविता, तीसरा है उत्परिवर्तन,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रभाविता। जी हाँ, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई पेरेंट है जिसमें एक की लंबाई ज़्यादा है जबकि दूसरे की लंबाई कम है, और अगर बच्चा लंबा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें छोटे का लक्षण नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो प्रभावी नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। उस बच्चे में छोटे वाले लक्षण है, कैरेक्टर है, लेकिन प्रभावी नहीं है, जबकि बड़ा वाला प्रभावी है, इसलिए बच्चा बड़ा दिख रहा है। समझ आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं प्रभाविता। दूसरा क्वेश्चन है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n इज इक्वल्स टू 14 हो। तो सिंपल है, 2n इज इक्वल्स टू 14 हो तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 14/2 मतलब 7 आएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7। तीसरा क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है पहला लेप्टोटिन, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, तीसरा है पैकिटिन, चौथा है डाइकाइनेसिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैकिटिन। जी हाँ, पैकिटिन जो होता है उसी अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब पैकिटिन क्या है, तो प्रोफेज 1 का एक स्टेप होता है। प्रोफेज 1 क्या है, तो जो सेल डिवीजन होता है वहीं पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोफेज 1। अगला है, द्विसंकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। किस में बात करी जा रही है, द्विसंकर क्रॉस की बात करी जा रही है। तो ये तो आपको बस ऐसे ही याद होना चाहिए कि 9:3:3:1 होता है, मतलब 4 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, कानों पर बाल की बहुलता का पाया जाना, कानों पर बाल की बहुलता का पाया जाना किस जीन का कारण होता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम पर, दूसरा है वाई क्रोमोसोम पर, तीसरा है लिंग निर्धारणीय गुणसूत्र पर, और चौथा है अलील क्रोमोसोम पर, अलिंग क्रोमोसोम पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई क्रोमोसोम पर। जी हाँ, वाई क्रोमोसोम के चलते ही कान पर बाल की बहुलता देखी जाती है। हालांकि बाद में रिसर्च और आए हैं जो ये कहते हैं कि सिगरेट पीने से भी कई बार ये डिसऑर्डर सामने आ जाता है, और जो कान पे बाल होते हैं उनका हार्ट अटैक से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करी जाती है। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन से उसका कोई लेन देन नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन है, वर्णांता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णांता मतलब जिसमें रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो क्या सभी रंग की पहचान नहीं होती है, तो जी नहीं, बस कुछ रंग होते हैं जिसकी पहचान नहीं हो पाती है, बाकी सभी रंग पहचान में आते हैं। तो वही पूछ रहा है कौन से रंग की पहचान नहीं होती है। लाल तथा पीला, दूसरा है लाल तथा हरा, तीसरा है नीला तथा हरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल तथा हरा। जी हाँ, लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है वैसा रोगी जिसको वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस की समस्या रहती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग ए बी में होता है। किस वर्ग में कहा जा रहा है, ए बी में। क्या होता है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है, दूसरा एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, तीसरा एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट किया, देख लीजिएगा। ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन कौन सा पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है। क्वेश्चन किस में पूछा गया है, ए बी में। ए बी में एंटीबॉडी यहाँ देखेंगे ना, तो ए बी में देखिए तो एंटीबॉडी कौन सा लिखा गया है, कोई नहीं। मतलब ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है ए बी का ही पूछा जाए। अगला है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, पहला है सहलग्नता के नियम, दूसरा है 10% का नियम, तीसरा है आनुवांशिकता का नियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता का नियम। ये आप भूल नहीं सकते हैं, ये भूलना मतलब बायो की भाषा में शुद्ध अपराध हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग ओ में होता है। ओ में क्या होता है, एंटीजन उपस्थित होते हैं कि एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, कि एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। ओ की बात करी जाए, देखिएगा यहाँ पे ओ में एंटीजन क्या होता है, इसमें एंटीजन होता ही नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है, चलेगा। तो ओ में एंटीजन अनुपस्थित, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ एंटीजन अनुपस्थित। इस तरीके से 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 10 है, ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो ट्राइसोमी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इस 3 को खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आने की संभावना बनी रहती है। अगला है,
इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब कि यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है। तो ऐसा सौभाग्य सिर्फ वैसे लोगों को मिलता है जो ओ ब्लड ग्रुप से होते हैं, ठीक है। उनका सौभाग्य है कि वो सबको दे पाते हैं ब्लड, लेकिन एक दुर्भाग्य भी है कि सबसे ले नहीं सकते हैं। तो सार्वभौमिक रक्तदाता कौन हो सकता है? सिर्फ ओ हो सकता है, डी। इसलिए 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? ऑप्शन है प्रभाविता, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा है सहलग्नता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है प्रभाविता। प्रभाविता ये F2 के लिए है, फिलियल 2 के लिए है, जहाँ जब एक पहले में लंबे और बौने पौधे से क्रॉस कराए थे तो पहली पीढ़ी में सभी के सभी लंबे मिले थे, लेकिन जब पहली पीढ़ी के 2 पौधों को लेकर क्रॉस करा दिया गया था तो उसमें एक जो था वो शुद्ध रूप से लंबा था, जबकि 2 अशुद्ध रूप से लंबे थे और एक शुद्ध रूप से बौना था। इसलिए 1:2:1 होगा। ये बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, जीनोटिपिक रेशियो था कि फिनोटिपिक रेशियो था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा, आप मुझे बताइए। टोटल 46 होता है ना, 23 जोड़ा माना 46। तो देखिए, तो 44 प्लस XX दिख रहा है क्या? 44 प्लस XY। हालांकि मनुष्य में नहीं पूछा गया है, मैंने मनुष्य पढ़ दिया, यहाँ खास करके लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष लिखा हुआ। तो पुरुष में XY होता है, जबकि स्त्री होता तो 44 प्लस XX होता। इसलिए 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 1:2:1। जी नहीं, ये जीनोटिपिक होता है। 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक तो है, लेकिन एक संकर नहीं, द्विसंकर का है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच क्या गया? 3:1। जी हाँ, एक लंबे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराया गया, सभी लंबे मिले, फिर उनमें से 2 पौधों को कराया गया तो 3 लंबे और 1 छोटे मिले, यही फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैटसन और पनेट ने किया था। वैटसन और पनेट ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है? पहला है द्विसंकर क्रॉस, दूसरा है अनुपूरक जीन, तीसरा है अपूर्ण प्रभाविता, चौथा है निरोधात्मक जीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपूर्ण प्रभाविता। जी हाँ, अपूर्ण प्रभाविता में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान आते हैं। 17 नंबर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र के घटक होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र के घटक होते हैं, तो इसमें क्लाइनफेल्टर में ना एक X क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, तो यहाँ XY तो है, लेकिन एक X ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम का बृहत समूह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मेगासोम, दूसरा है माइक्रोसोम, तीसरा है अलिगोसोम, चौथा है पॉलीराइबोसोम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉलीराइबोसोम। 19 नंबर क्वेश्चन है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं। तो मटर के पौधे कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है दोनों, मटर के एक्सपेरिमेंट के लिए भी और आनुवंशिकी के नियम के प्रतिपादन के लिए भी उनको हम जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग AB और माता का B है तो उनके संतान का रक्त वर्ग O होने की संभावना कितनी है? इसको समझने के लिए इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि माता पिता का कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह होगा, और कौन सा रक्त समूह संभव ही नहीं है, उसको यहाँ लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें माता पिता कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB और B है, AB और B है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा AB और B, दिख रहा है क्या? AB और B। तो कौन सा नहीं हो सकता है? लास्ट वाले इसमें टेबल में देखिए, तो O कभी भी हो ही नहीं सकता है। अगर माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप B हो और दूसरे का AB हो तो उसमें O कभी भी नहीं हो सकता है। तो पूछा क्या गया है कि O होने की संभावना, तो O तो हो ही नहीं सकता है ना, मतलब 0%। इसलिए 20 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 0%।
इस टेबल को अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड से संबंधित आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। अगला है, एक ही जीन पर उपस्थित रहने वाले जीन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं बहुजीन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुजीन। अगला है, एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग V है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा आनुवांशिक विकार होता है? क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सा आनुवांशिक विकार होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम। जब भी 21वें गुण की ट्राइसोमी देखी जाएगी तो वहाँ डाउन सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एपिस्टेटिस, दूसरा है सहप्रभाविता, तीसरा है प्लियोट्रॉपी, चौथा है अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र पुत्री में वर्णांधता की संभावना इसमें से क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 25% वर्णांध पुत्र और लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। मतलब पुत्रियों में, लड़कियों में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी और पुत्र में 25% संभावना रहेगा। अगला है 9:3:3:1 अनुपात का कारण क्या है? तो इसको आप लोग जानते हैं, स्वतंत्र अभिविभजन, इसी को तो बोलते हैं। अगला है, कैपिटल टी क्रॉस कराया गया है स्मॉल टी से, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को तो बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है, मनुष्य नर में ए बी कैपिटल में, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप उत्पन्न बराबर भागों में किए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप उसमें पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखिए तो सब के सब इसी से बने हुए हैं, इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? सी। 29 है, कैपिटल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी द्वारा उत्पन्न युग्मक के प्रकारों की संख्या कितनी है? तो इसमें प्रकार कितने हैं? ध्यान से देखिए, स्मॉल बी एक हो गया, कैपिटल बी एक हो गया और एक कैपिटल ए हो गया। ध्यान से, कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तीन ही तो प्रकार के हैं। ये अलग बात है कैपिटल ए 2 बार लिख दिया गया, लेकिन उसको एक ही बार काउंट करेंगे तो 3 हो गए ना। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी 3 होगा। वहीं एक स्मॉल ए भी आ जाता, फिर 4 हो जाता। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक द्विसंकर है? पहला ऑप्शन है स्मॉल टी स्मॉलर, दूसरा है स्मॉल टी कैपिटल स्मॉलर, तीसरा है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉलर। यही तो है, तो कौन द्विसंकर है? तो ऑप्शन सी, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।